सेशन। और यहाँ पे आज का सेशन जो होगा वो ज़्यादातर केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दिखेंगे। एक दो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिख जाएंगे, केमिस्ट्री के तो ज़्यादा ही दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मूड डिसऑर्डर, या उसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर। अब मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, मूड डिसऑर्डर, यानी कि जो मूड है वो ऑर्डर में नहीं रहता है, डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मानसिक रोग है। इसमें इस रोग में आदमी को क्या होता है कि कभी कभी उसका थिंकिंग इतना हाई हो जाता है, ठीक है, उसका थिंकिंग इतना हाई हो जाता है कि वो जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे काफ़ी परे होता है। ठीक है, सपोज एक व्यक्ति सोच रहा है कि हम आईएएस तो निकाल लेंगे, यानी कि यूपीएससी क्रैक तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी एबिलिटी 10th लेवल का एग्जाम क्रॉस करने का भी नहीं है। या कभी वो सोचता है कि हम इस पहाड़ को आसानी से, जैसे मांझी तोड़ दिया, तो वो क्या है कि वो एक्सेप्शन केस है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हम यूपीएससी भी क्रैक कर लेंगे, हम इस पहाड़ को भी तोड़ देंगे, हम इंग्लिश चैनल को पार भी कर जाएंगे। तो ये सब जो एक्सेप्शनल जो केस है उसको करने की बात कर रहा है। ठीक है, इतना हाई थिंकिंग है उसके पास। और कभी कभी कहता है अरे हमसे तो ये 2+2 भी नहीं आता है, हमको इतना डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक है, कभी वो कहता है कि हम माउंट एवरेस्ट को चढ़ जाएंगे, हम इंग्लिश चैनल को पार कर जाएंगे, हम यूपीएससी निकालेंगे। तो कभी कहता है कि 2+2 हमें नहीं आता है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमको कुछ नहीं आता है। इस तरह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसका जो माइंड है वो डिसऑर्डर है। ठीक है, बाइपोलर मतलब एकदम से पॉजिटिव और एकदम से निगेटिव। पॉजिटिव बोले तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा, इतना पॉजिटिव है। निगेटिव बोले तो उसको कुछ नहीं आता है, अपने आप को कह रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे जोड़ घटाव ये सब भी नहीं आती है। और वो बात कर रहा है कि हम यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर होती है, ये मानसिक रोग होती है। ठीक है, उसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसको मेडिकली रूप से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ये जो थिंकिंग होती है ये एक प्रकार की रोग है। लोग कहते हैं ना कि पागल हो गया है, कि ऐसा कभी हो सकता है क्या, तो ये एक रोग होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखिए माइंड में 3 तरह का जो केमिकल सेक्रेट होती है। एक केमिकल सेक्रेट होती है सेक्रोटोनिन। ठीक है, पहला केमिकल का नाम है सेक्रोटोनिन, दूसरा का नाम है नोरिपाइनफिनाइन, और इसी को कहते हैं दूसरे शब्दों में नॉरएड्रेनालाइन। ठीक है, ये वर्ड एड्रीनल से बना है। ठीक है, तीसरा जो केमिकल है जो माइंड में सेक्रेट होता है उसको कहते हैं डोपामाइन। ठीक है, ये 3 केमिकल मनुष्यों को पागल या आप कह सकते हैं नॉर्मल बनाता है। ठीक है, ये जो 3 केमिकल होता है इसकी वजह से मनुष्य पागल हो जाते हैं। ठीक है, साइकोइस्ट के पास जाना पड़ता है उनको। तो किन केमिकल की वजह से, इन 3 केमिकल की वजह से। अगर इन दोनों में डिसऑर्डर आ गई, यानी कि जो सेक्रेशन होता है इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, क्या होता है कि ये स्लीप को रेगुलेट करते हैं, यानी कि कब सोना है, कितना सोना है, इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ये रेगुलेट करते हैं। एक निश्चित मात्रा में छूटता है तो, ठीक है, ब्रेन में। ठीक है, जब ब्रेन में ये दोनों निश्चित मात्रा में, या तीनों कह सकते हैं, निश्चित मात्रा में छूटते हैं तो ये क्या करता है कि एक प्रॉपर फंक्शन करता है। लेकिन अगर इसके सेक्रेशन में कभी ज़्यादा या कभी कम हो गया, ठीक है, तो माइंड डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि माइंड में कुछ खराबी आ जाती है जिसके कारण आदमी पागलपन हो जाता है। ठीक है, आदमी पागल कहलाता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ करता है, तो कभी हंसते हंसते रोने लगता है। इस तरह का जो बिहेवियर करता है वो किसकी वजह से होता है, जब सेक्रोटीन नोरोपाइनफिनाइन जब इरेगुलेट मात्रा में सेक्रेट होती है तो डिसऑर्डर हो जाती है ब्रेन में। ठीक है, और डोपामाइन का क्या काम है, डोपामाइन का काम है कि आदमी जब खुश रहता है, ठीक है, वो किसकी वजह से खुश रहता है, डोपामाइन की वजह से। याद करने का तरीका, जब भी कोई आदमी डोपिंग करता है, ठीक है, डोपिंग करता है तो वो काफ़ी खुश रहता है। ठीक है, डोपिंग करने में मज़ा आता है, इसलिए वो शायद खुश रहता होगा। ये याद करने का तरीका है कि जो माइंड में सेक्रेट होता है एक केमिकल डोपामाइन, जिसकी वजह से आदमी क्या होता है, खुश रहता है। ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं, जो और भी फंक्शन होते हैं, स्लीप हुआ, एपेटाइट हुआ, शरीर का क्रियाएं हैं, उसको नियंत्रित करता है ये दोनों। और ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में सेक्रेट होंगे तो पागल बना देगा आदमी को। ठीक है, फेल्डस्पार एक प्रकार का अयस्क है। ठीक है, अयस्क है, अयस्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओर बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का फेल्डस्पार ओर है। किसका ओर है, एल्युमिनियम का। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना लंबा है। ठीक है, आपको ये याद करनी नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखनी है कि फेल्डस्पार का इतना लंबा फॉर्मूला होता है। इसमें भी देखिए एल्युमिनियम है, यहाँ पे डैश है, उसके बाद यहाँ भी एल्युमिनियम है, यहाँ भी एल्युमिनियम है। तो ये मुख्यतः किसका अयस्क है,
ये एल्युमिनियम का है, ठीक है। वायुमंडल का तीसरा सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला गैस कौन है? आर्गन। इसको आदमी नेग्लेक्ट कर देता है, आर्गन का यूज ज़्यादा है नहीं हमारे इन्वायरमेंट में, या हमारा यूज है नहीं उसके साथ, ठीक है। तो हम इसको इन्वायरमेंट में क्या है, इसकी मात्रा को हम नहीं पहचान पाते हैं या याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं का परसेंटेज याद करते हैं, ठीक है। तो अगर तीसरा पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऐसा ही याद होता है क्योंकि आर्गन को कोई ध्यान देते नहीं है। तो वायुमंडल में, हम ब्रह्मांड में नहीं कह रहे हैं, वायुमंडल में कह रहे हैं। ब्रह्मांड में तो हीलियम और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन वायुमंडल जो कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है, ट्रोपोस्फेयर जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसमें तीसरा सबसे ज़्यादा कौन है? आर्गन है। देखिए अब परसेंटेज, नाइट्रोजन है, दूसरे में ऑक्सीजन है, तीसरे में आर्गन है, चौथे में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, चौथे में कार्बन डाइऑक्साइड है, और नियॉन उसके बाद फिफ्थ में, और सिक्स्थ में हीलियम है, ठीक है। हीलियम सिक्स्थ में है। लेकिन अगर ब्रह्मांड में जाएंगे तो ब्रह्मांड किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। जितने भी तारे बने हैं हाइड्रोजन हीलियम से बने हैं। लेकिन वायुमंडल में देखिए ये कहाँ पे आता है? सिक्स्थ पे आता है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज देखें तो ये 78% है, ये 21% है, ये 0.95% है, ये 0.04% है, ठीक है। CO2 0.04% है। लेकिन जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें कितना परसेंट होता है? जब हम सांस लेते हैं तो उसमें 0.04% होता है CO2, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कितना हो जाता है? 4%। फोर्थ पोजीशन पे भी है, यहाँ भी फोर्थ है, यहाँ भी फोर्थ है, ये 0.04 है, यहाँ पे फोर्थ है। ये सांस छोड़ने के बाद इसका परसेंटेज कितना हो जाता है? 0.04, ठीक है। प्रस्वेदन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेलिक्वेंसेस, ठीक है। प्रस्वेदन क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी वस्तु वातावरण से क्या होता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। आप देखे होंगे साल्ट रख दें, यहाँ पे साल्ट रख दिए, ठीक है। तो अब कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये साल्ट वाटर ऑब्जर्व करके ये पिघलना चालू हो जाएगा, यानी कि इधर पानी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो साल्ट प्रस्वेदन गुण दर्शाता है, यानी कि डेलिक्वेंसेस गुण दर्शाता है। कौन? साल्ट। जो कॉमन साल्ट होते हैं, जो साधारण नमक होते हैं, वो प्रस्वेदन गुण दर्शाते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन से पदार्थ प्रस्वेदन गुण दर्शाते हैं, ठीक है। दिया गया था कॉमन साल्ट और भी लकड़ी, इस तरह से जो भी ऑप्शन थे, लेकिन उसमें क्या होगा? कॉमन साल्ट प्रस्वेदन गुण दर्शाते हैं। आपको ध्यान में क्या रखनी है कि प्रस्वेदन होती क्या है, यानी कि डेलिक्वेंसेस होती क्या है, ठीक है। जेनोबायोटिक एक शब्द है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जब भी जीवों के शरीर में कोई केमिकल कंपाउंड बाहर से आ जाते हैं जो कि जीव के लिए हानिकारक होते हैं, उसको कहते हैं जेनोबायोटिक। कोई भी, जैसे आप DDT छिड़कते हैं, ठीक है, DDT खेत में छिड़कते हैं, तो अगर हम फल खा रहे हैं तो उसकी मदद से, फल की मदद से हमारे शरीर में वो DDT चला गया, तो DDT क्या हो गया? जेनोबायोटिक, ठीक है। तो ये हानिकारक होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं जेनोबायोटिक। जो भी हो, DDT हो, कुछ भी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कुछ भी, क्लार्क मेथड से पानी की अस्थायी कठोरता हटाया जाता है। ये क्लार्क मेथड क्या है? क्लार्क मेथड में क्या होता है? आप एक सॉल्यूशन मिलाते हैं, किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस है, AQ मतलब एक्वस, यानी कि पानी वाला, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन मिलाते हैं, जो पानी होती है, ठीक है, जो कठोर पानी होती है, उसमें अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो उसकी कठोरता कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है, ठीक है, कुछ देर के लिए, यानी कि अस्थायी रूप से, यानी कि परमानेंटली नहीं हटाता है, टेम्पररी हटाता है, ठीक है। जैसे हम बॉयल करते हैं वाटर को तो टेम्पररी वाटर की कठोरता हट जाती है, उसी तरीके से क्लार्क मेथड के द्वारा पानी की अस्थायी कठोरता हटाई जाती है। ऑप्शन दिया हुआ था, क्लार्क मेथड के द्वारा पानी की अस्थायी कठोरता हटाई जाती है, अस्थायी कठोरता हटाई जाती है, दोनों तरीके से हटाई जा सकती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको कहाँ पे टिक करनी थी? अस्थायी कठोरता, ठीक है। तो क्लार्क मेथड एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस होते हुए भी ये सिर्फ अस्थायी कठोरता को हटाती है, ठीक है। चंद्रमा पे पानी से भरा प्याला जम क्यों जाता है? चंद्रमा पे ले जाया जाता है पृथ्वी पर से एक पानी का प्याला, ठीक है, एक कप ले जाया जाता है, उसमें पानी भरा है। जैसे ही वहाँ पे जाता है, वहाँ क्या होता है कि वो पानी जम जाता है,
ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि ये सपोज कप है, ठीक है, ये कप है, इसमें वाटर है, इसमें वाटर है, ठीक है। तो पृथ्वी पे जो भी प्रेशर होगा उसकी वजह से ये दाब महसूस करेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको चंद्रमा पे ले जाएंगे तो वहाँ पे वायुमंडलीय प्रेशर कम है, ठीक है, प्रेशर कम लगेगा, यानी कि ग्रेविटी कम लगेगी। तो यहाँ पे जो वाटर होंगे वो क्या करेंगे, इनको प्रेशर कम मिलेगी तो ये ऊपर उठना चालू करेंगे, चालू हो जाएगी। तो इसमें से क्या है कि जो हीट है वो निकलना चालू हो जाएगी। तो हीट निकलना चालू हो जाएगी तो ये वाष्प में बदलना चालू हो जाएगी, ठीक है, वाष्प में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक शब्द आती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी वजह से 540 जूल एनर्जी लेकर, ठीक है, 540 जूल एनर्जी लेके कुछ पानी वेपोराइज हो जाएगी। तो 540 जूल एनर्जी कहाँ से आया, इसी वाटर से वो लेगी, ठीक है। तो इस वाटर से जब एनर्जी लेगी तो ये ठंडा होगा, जब इस वाटर से एनर्जी लेगी कुछ वेपर तो ये ठंडा होगा, जब ये ठंडा होगा, ठीक है, जब ये ठंडा होगा तो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे का साइंस समझ में आया कि चंद्रमा पे पानी जब ले जाया जाता है कप में तो वो बर्फ क्यों बन जाता है, वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे वेपराइज होती है और यहाँ वेपराइज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो हीट चाहिए, वो इस पानी से रहती है। तो पानी में पहले जो भी हीट होगी, ठीक है, सपोज कितना रहता है, 25 या 20 रहता है पानी का टेम्परेचर, तो पहले से ये 20 थी और उससे एनर्जी और ले लिया जाएगा, तो 20 से क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और ले लिया जाएगा, 4 हो जाएगी, तो 4 होगी तो ऐसे ही जम जाएगी, ठीक है। गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर द्वारा क्या मापा जाता है, रेडियो एक्टिविटी या आयंस मापा जाता है कि कितने आयंस है जाता है। ये क्या होता है गीगर मूलर काउंटर, ये एक्चुअली इस तरह का एक आप कह सकते हैं इक्विपमेंट है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एक फिलामेंट होती है, ठीक है, ये बिजली से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है। यहाँ से एक किरण स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पे जो गैस होते हैं, यहाँ पे जो गैस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो गैस होते हैं उसके मॉलिक्यूल से ये टकराता है, तो उस गैस के जो आयन होते हैं वो टूट जाते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव और निगेटिव में टूट जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और उसका पॉजिटिव पार्टिकल होगा उसमें टूट जाएंगे इस गैस के पार्टिकल, ठीक है। अब क्या होगा, ये हाई वोल्टेज डिफरेंस पे मेंटेन रहता है, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, ये क्या है, एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वोल्टेज का ये काफ़ी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो टूटते हैं, जो आयन टूटते हैं वो काफ़ी मात्रा में एक्सेलरेट करते हैं, तो वो जो पास के जो एटम हैं, जो गैस के एटम होंगे या पार्टिकल होंगे, उसको फिर से स्ट्राइक करेगा तो फिर से टूटेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू जो भी आयन टूटे वो एनोड पे जाके सटेंगे, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव होता है और कैथोड पे निगेटिव होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन इस पे टूट के जाएंगे वो इधर फ्लो कर देंगे। तो इससे मापा जा सकता है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, ठीक है। तो वही कह रहा है कि गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी या आयंस का मापा जाता है। तो यहाँ पे एक काउंटर लगा रहता है, इससे पता चल जाता है कि कितना आयन इसके द्वारा पास किया, ठीक है। तो ये है गीगर मूलर काउंटर, ठीक है। टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन, टाइटेनियम एक काफ़ी महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, वैन आर्कल मेथड के द्वारा। वैन आर्कल मेथड क्या है, इसमें क्या होता है कि जो टाइटेनियम का जो अयस्क होते हैं, ठीक है, टाइटेनियम का जो अयस्क होते हैं उसको दूसरे पदार्थ के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, दूसरे पदार्थ जो कि उसके लिए सूटेबल हो, ठीक है, जो कि उसके जो प्यूरिफिकेशन के लिए सूटेबल है उसके साथ मिलाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, सबलाइम किया जाता है। सबलाइम का हिंदी क्या होता है, उधर्पातन, ठीक है। तो उसको सबलाइम किया जाता है, उसके बाद सबलाइम करके उसको फिर से गर्म किया जाता है, सबलाइम किया जाता है। सपोज पहले क्या हुआ कि ये टाइटेनियम है, ठीक है, टाइटेनियम है, इसको एक सूटेबल पदार्थ के साथ, इसको सूटेबल पदार्थ के साथ मिला दिया, इसको क्या किया, सबलाइम किया, ठीक है। सबलाइम किया तो ये उड़ के जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा, कहीं पे कोन में कलेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे जमेगा, सबलाइम होगा। तो उधर पात्र में क्या होता है, गर्म करते तो यहाँ पे जाके सड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसको खरोच करके निकालेंगे और गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो जो इम्प्योरिटी होगा वो उड़ जाएगी और जो टाइटेनियम होगा वो जो भी प्याला होगा, जो भी तस्तरी होगा जिसमें हम गर्म कर रहे हैं उसमें रह जाएगा, ठीक है। तो वैन आर्कल मेथड ये होता है कि टाइटेनियम को पहले हम उसके सूटेबल पदार्थ के साथ मिलाते हैं, उसके बाद उसको सबलाइम करते हैं, उसके बाद सबलाइम को फिर से गर्म करते हैं, तब हमको
प्योर टाइटेनियम मिलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैन आर्कल मेथड, ठीक है। इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला ही पूछा गया था इप्सम साल्ट का। इसका उपयोग हम देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? जहाँ पे जल जाता है, छिल जाता है या घाव हो जाता है, वहाँ पे इसको अगर रगड़ देंगे, ठीक है, तो काफ़ी आराम मिलता है। जैसे आप कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, तो जले पे नमक, नमक कौन सा सेंस दे रहा है? वो सोडियम क्लोराइड वाला नमक, ठीक है, जो कि खाने वाला होता है। तो जले पे नमक छिड़कते हैं तो वो काफ़ी दर्द करता है, लेकिन अगर इस साल्ट को हम छिड़केंगे जले पे तो ये काफ़ी आराम देगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को छिड़कते हैं जले पे तो काफ़ी दर्दनाक हो जाता है, लेकिन इस साल्ट को, यानी कि इस नमक को, कौन से नमक? इप्सम नमक, इसको हम अगर जले पे छिड़के तो ये आराम देगा, ठीक है। तो ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है उस कहावत के अनुसार, ठीक है। तो बेसिकली हमको याद क्या करना है कि इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। इसका उपयोग, ठीक है, जान लेते हैं कि इसका उपयोग जले या छिले या इस तरह का घाव होता है उस पर छिड़कने का काम आता है, ठीक है, ताकि उस पेन से राहत मिल सके, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग वोलेटाइल लिक्विड के इवापोरेशन से होता है। रेफ्रिजरेटर में देखते हैं कि कूलिंग होती है, ठीक है, तो उसमें कूलिंग किस वजह से होती है? उसमें आप देखते होंगे क्या होगा, उसमें क्या होता है कि इस तरह का वायर, इस तरह का नली बनी रहती है, ठीक है, इस तरह का नली बनी रहती है कई बार, ठीक है, इस तरह का नली बनी रहती है। इस नली में क्या होती है? एक प्रकार का लिक्विड होती है, ठीक है। इसको जैसे ही हीट मिलेगी, थोड़ी सी भी हीट मिलेगी, ठीक है, तो ये वेपर में बदल जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी भी हीट मिलेगी और थोड़ी सी भी कूलिंग होगी तो ये डायरेक्ट लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं वोलेटाइल, जो कि एकदम से वोलेटाइल है, क्षणिक है, यानी कि तुरंत होने वाला है। इसमें जो लिक्विड होती है वो काफ़ी वोलेटाइल होती है, इसमें हम पानी नहीं भर सकते हैं, ठीक है, पानी वोलेटाइल नहीं है, इसमें एक स्पेसिफिक लिक्विड भरते हैं। आप बताएंगे कौन सा लिक्विड होती है, ठीक है। तो ये जो वोलेटाइल लिक्विड होती है पहले क्या करती है कि सपोज यहाँ पे गर्मी है, ठीक है, यहाँ पे गर्मी है, तो इस गर्मी को ये जो लिक्विड इस ट्यूब में फ्लो कर रही है, तो लिक्विड, तो ये जो ट्यूब है ये कॉपर की होती है, ठीक है, ये कॉपर की होती है, तो ये कंडक्टर होती है, ठीक है। तो ये जो हीट है ये तुरंत कहाँ पे चली जाएगी? इस लिक्विड में चली जाएगी, और ये लिक्विड क्या हो जाएगी? वेपर में बदल जाएगी, ठीक है, और ये वेपर में बदल जाएगी, वो भागना चालू करेगी, ठीक है, ये फ्लो होती है, ठीक है। तो क्या है कि इधर वाला हीट पहले तो इसमें चला गया, ठीक है, और ये जो वेपर में है, ठीक है, ये जो इधर आया तो वेपर में है, तो इसको जैसे ही कूलिंग मिलेगी ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कैसे होती है? वोलेटाइल लिक्विड के इवापोरेशन से होती है। इवापोरेशन मतलब कि बात को सर्द है। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पपर सोमनीफेरुम, ठीक है, पपर सोमनीफेरुम। इसको हम इंग्लिश में भी लिख दिए हैं ताकि अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो हिंदी में तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। पपर सोमनीफेरुम। याद करने का तरीका देखिए, अफीम जब भी सेवन करते हैं तो आदमी के अंदर पावर आ जाती है, ठीक है, पावर आ जाती है कुछ भी करने की, ठीक है। अफीम जब नशा चढ़ता है, नशा में ऐसे भी आदमी को काफ़ी पावर आ जाती है, ठीक है। तो अफीम जैसे ही कोई आदमी यूज करेगा तो उसको पावर आ जाएगी। पपर से हम याद रखेंगे पावर, ठीक है, पपर सोमनीफेरुम, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगले सेशन में फिर से एक सेट के साथ मुलाकात होगी जो कि यूपीएससी हो या एएलपी हो, कोई भी हो जिसमें कि जीएस का प्रश्न आया हुआ हो, ठीक है। तो उसको लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।